प्रदेश में प्रदेश सरकार और स्थानीय में सभी गांव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका में स्थानीय सरकार है। जनता ने जनता के पैसा से जनता के लगानी में प्रत्येक 5 साल में उसी के टैक्स द्वारा लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के आधार पर, संवैधानिक मूल्य और मान्यता के आधार पर संविधान के सर्वोच्चता को कायम रखते हुए, संसद के सर्वोच्चता को कायम रखते हुए प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचन का प्रावधान है। जनता एक बार 5 साल में एक बार निर्वाचन में भाग लेती है और वो ढुक रहती है कि हमको अब अगले 5 वर्ष में जो सरकार हमने बनाई है वो सरकार के क्रियाकलाप के आधार पर, उनके गुण और दोष के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके जो एजेंडा है उसके एजेंडा के आधार पर हम फिर 5 वर्ष में मतदान करेंगे। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है कि नेपाल के जनता ने संघीय सरकार को, केपी ओली के सरकार को, माधव नेपाल के सरकार को, प्रचंड के सरकार को, सभी कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त रूप से लगभग 2/3 के आसपास ने प्रचंड बहुमत दिया कि आप जाइए, देश बनाइए, देश में संघीयता को संस्थागत कीजिए, देश में लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता को संस्थागत कीजिए, देश में गणतंत्र को संस्थागत कीजिए, देश में संघीयता को संस्थागत कीजिए, देश के विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाइए, किसानों के चेहरा पर खुशहाली लाने का कार्यक्रम लगाइए, ले आइए, विद्यार्थी के लिए राहत लाइए, महिला के लिए राहत लाइए, दलित के लिए कार्यक्रम लाइए, उपेक्षित पीड़ित जनजाति, आदिवासी, थारू, महिला, मुसलमान के लिए कार्यक्रम लाइए और 5 साल में देश के उपलब्धि को रक्षा करते हुए, देश के उपलब्धि को संस्थागत करते हुए देश के समृद्धि के रास्ता पर ले जाइए। लेकिन ये कैसा विडंबना हुआ, कैसा ये विडंबना हुआ कि भाई भाई के झगड़ा में, पार्टी पार्टी के झगड़ा में, कुर्सी कुर्सी के झगड़ा में अरबों रुपया लगानी करके जो जनता ने जनप्रतिनिधि चुना था, उस जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च संस्था, जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा को आपने विघटन कर दिया। ये दुनिया का इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि एक पार्टी की लड़ाई में भाई केपी ओली नहीं सकते, प्रचंड जी नहीं सकते, माधव जी नहीं सकते, तो मधेसी के पास आते, मोहन ठाकुर जी के पास आते, उपेंद्र यादव के पास, अब कहते कि आप लोग मिलकर के सरकार चलाइए, ये कम्युनिस्ट पार्टी से चलने वाला सरकार नहीं है। हम लोग खड़ा होते, हमारे नेता खड़ा होते, कहते कि ठीक है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी जब तुम्हारे हाथ में सत्ता जाता है, तुम लोग यही काम करते हो, तो मधेसी सक्षम है। मधेसी जगत जननी मां जानकी के भूमि के पैदाइश वाले लोग हैं, उन्होंने संघीयता के लिए लड़ा है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ा है, उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ा है, उन्होंने जनता के समृद्धि के लिए लड़ा है, उन्होंने जनता के अधिकार के लिए लड़ा है। तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते, देश के लोकतांत्रिक शक्ति इस काम को आगे बढ़ाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, भाई भाई के झगड़ा में उन्होंने संसद को विघटन कर दिया। संसद को विघटन मात्र नहीं किया, संसद के विघटन को अनधिकृत रूप में 2072 साल के संविधान, जो संविधान उन्होंने बनाया था, हम लोग उस समय भी कहे थे कि जिस फास्ट ट्रैक से, जिस तरह से आपने उपेक्षित जनता के प्रतिनिधि को गला घोट करके यह संविधान बना रहे हैं, यह संविधान दूरगामी संविधान नहीं है। यह संविधान देश के कल्याण नहीं कर सकती, इसमें हमारी बात को रखिए। लेकिन उन्होंने एक तरफी रूप से संविधान बनाया और उस समय में भी तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, तत्कालीन जनता समाजवादी समाजवादी पार्टी, उपेंद्र जी के नेतृत्व की पार्टी, उस समय 6 घटक के लोग थे, तमसपा, सद्भावना, रामसपा, ऐसी सारी पार्टियां, गणतांत्रिक पार्टी, कोई सिग्नेचर नहीं किया उसमें। और हम लोगों ने कहा था कि यह अधूरा संविधान है, इस संविधान से नेपाल का कल्याण नहीं होने वाला है। और 4 साल नहीं बीता,
और 4 साल नहीं बीतते बीतते ये बात प्रमाणित हो गया। ये बात प्रमाणित हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं। आपको केपी ओली के बारे में मैं जितना कहूंगा भाई, उससे ज्यादा आप माधव नेपाल का भाषण सुन लीजिए, उससे ज्यादा आप प्रचंड जी का भाषण सुन लीजिए। केपी ओली क्या है? केपी ओली लोकतंत्र के विरोधी आदमी है। केपी ओली गणतांत्रिक क्षमता के विरोधी के आदमी है, गणतंत्र के विरोधी है। केपी ओली संघीयता विरोधी आदमी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उनके पार्टी के लोग कहते हैं। वही बात माधव और प्रचंड क्या है, ये बात मुझसे मत पूछिए, मैं तो कहता ही हूँ उन्हीं के शब्द को लेकर के। ये बात केपी ओली जी से पूछ लीजिए। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई जब तक मैं सत्ता में था रोज रोज मेरे कुर्सी को हिलाते थे, मेरे काम को नहीं करने देते थे। ये लोग कुर्सी के प्यासे हैं, ये लोग को देश विकास से मतलब नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात केपी ओली जी कह रहे हैं। किसको? माधव जी को। किसको? प्रचंड जी को। एक कहता है कि ये मुझे विकास नहीं करने दिया और दूसरा कहता है कि ये संघीयता विरोधी है। तो ये दोनों मिल करके देश के जनता के विरोधी ताकत है। इनके साथ, इनके विरुद्ध में, इनके गतिविधि के विरुद्ध में हमें खड़ा होना है। और आज हम लोग खड़ा हुआ है जिस धारा को, संविधान के जिस धारा को, धारा 76 के 7 को उन्होंने टेक करके संसद विघटन किया है। धारा 76 के 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक संसद में बहुमत के सरकार बनाने का अवस्था है तब तक आप संसद विघटन नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि अभी भी आपने किसी को दिया नहीं, किसी को पूछा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं, और आप कहते हैं कि संसद विघटन हम कर देते हैं क्योंकि बहुमत का सरकार नहीं बनने वाली है। आप छोड़िए तो सही, आप कहिए, केपी ओली जी कहिए कि यह सरकार हम नहीं चला सकते हैं। तो मैंने आगे ही कहा कि मधेश के नेता तैयार हैं देश को नेतृत्व करने के लिए, और हम लोग एक लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता के आधार पर, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मान्यता के आधार पर देश के जनता के समृद्धि को मूल एजेंडा बना करके देश को ड्राइव करने के लिए तैयार है। लेकिन आदरणीय जन समुदाय, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो धारा में कुछ लिखा नहीं है, धारा 85 को कोड किया है उन्होंने। जो संविधान पढ़ने वाले साथी लोग हैं, ले आइए संविधान, अभी भी मेरे पास है, देख लीजिए। उसने लिखा है 5 वर्ष आगावई विघटन न भय को अवस्था माले। भाई तो संसद का निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, तो विघटन कैसे हो जाएगा? अत्यंत तानाशाही प्रवृत्ति से उन्होंने कहा था आज से बहुत दिन पहले, 1 वर्ष पहले केपी ओली जी ने, कि यदि हमें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया तो हम कुर्सी को ही तोड़ देंगे। जैसे लगता है कि उनके घर के पैसा से किसी साफ फर्नीचर से आया है, कुर्सी नहीं बैठने दिया जाएगा तो तोड़ देंगे। नेपाली जनता के खून के टैक्स के बदौलत, नेपाली जनता के दिया हुआ टैक्स के बनाया गया वो एक प्रावधान है प्रधानमंत्री का कुर्सी, वह प्रावधान को उन्होंने भंग किया है। नेपाली जनता के लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता को उन्होंने भंग किया है। सैकड़ों शहीद के आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। इसीलिए जनता समाजवादी पार्टी कहती है कि हम इसके विरुद्ध में कदम चालेंगे। यह खाली संसद विघटन तक यह बात रुकने वाली नहीं है। उनका जो नियत है वो नियत साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि मैंने संघीयता नहीं मांगा था। आंदोलन के समय में उन्होंने कहा था कि बैलगाड़ा चढ़े रहो, अमेरिका पुग न सकेगा। वो क्यों कहे थे? कि देश में गणतांत्रिक व्यवस्था की मांग हो रही थी। वो आज भी कहते हैं कि संघीयता मैले चाहे कोई नहीं हो, मेरे लागी अनवांटेड बेबी हो, अनवांटेड अनधिकृत रूप से आ गई। ये तो मधेशियों के आंदोलन के बदौलत, जनजाति थारू महिला के आंदोलन के बदौलत, यहाँ जो है सो दलित के आंदोलन के बदौलत ये देश में संघीयता आया है। और उस संघीयता को आज वो समाप्त करने के तरखर में है। लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता जितनी चीजें हैं सबको उन्होंने एक दाव पे, एक टोकरी में रख करके, और वो जो है सो इसको समाप्त करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर वो क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक पार्टी हो बने चुनाव बाटक की न भागे को हो। कौन कहता है? केपी ओली जी कान खोल करके सुन लीजिए। जनता समाजवादी पार्टी
इस देश के हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन आप विधि और प्रक्रिया से आइए। आपके कहने से आप रात में सपना देख लिए कि चुनाव होना है और इसीलिए हम लोग चुनाव में सहभागी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जाएंगे चुनाव में। आप 5 वर्ष के लिए मैंडेट मिला था आपको, आप 5 वर्ष तक हाउस चलाइए, 5 वर्ष तक सरकार की गतिविधि को संचालन कीजिए। आपसे नहीं होता है तो दूसरा आदमी संचालन करेगा और तब 5 वर्ष के बीच में बाद में चलिए जनता में। आपसे जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहिएगा, जनता समाजवादी पार्टी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप चिंता मत कीजिए, आप डराइए मत किसी को कि चुनाव बाटा भाग नहीं होना। चुनाव से कोई नहीं भाग रहा है, सब यहाँ लोकतंत्र के लिए लड़े हैं। जनता समाजवादी पार्टी का एक एक नेतृत्व का व्यक्तित्व जो है वो आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व से कतई कम नहीं है। लोकतांत्रिक लड़ाई के सवाल पर, परिवर्तन के लड़ाई के सवाल पर। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि हम सब चीज में सहभागी होंगे, लेकिन विधि प्रक्रिया के आधार पर, अनधिकृत रूप से नहीं, किसी के मानसिक दिवालियापन के कारण से नहीं। आप विषय और वस्तु को ठीक तरीका से विश्लेषण कीजिए, ठीक तरीका से संवाद कीजिए, हम लोगों से छलफल कीजिए, देश के राजनीतिक पार्टी से छलफल कीजिए और देश के सभी समस्या का निकास का थलो संसद है। इसीलिए तो जनता संसद चुनती है। 5 वर्ष में अरबों रुपया का खर्च होता है चुनाव में और जो मैंडेट मिलता है उस मैंडेट के आधार पर और उस मैंडेट के आधार पर सरकारें बनती है। आपको जनता ने मैंडेट दिया था, आपने उस मैंडेट के हिसाब से काम नहीं किया। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि संविधान, अभी जो संसद आपने चुनाव का बात किया है, अगर चुनाव हुआ और उस चुनाव में को जो मैंडेट मिलेगा आपका इसी प्रकार से दिमाग रहा तो उस मैंडेट को आप स्वीकार कीजिएगा कि नहीं, इसका क्या गारंटी। आपको तो मैंडेट दिया नेपाली जनता ने, लगभग 2/3 का मैंडेट दिया। आप एक सुई का नोक भी टेढ़ नहीं कर पाए। आपने क्या किया, देश में देश के लोगों को रात दिन गुमराह किया। कहा कि हम पानी जहाज चलाएंगे लैंड लॉक्ड कंट्री में। देश में हम लोगों ने 5 क्लास में पढ़ा भाई, मिडिल स्कूल में पढ़ा कि नेपाल एक भू परिवेष्टित देश है। अभी भू परिवेष्टित देश में पानी जहाज कहां से चलेगा, लोगों को गुमराह करते रहे। आपने कहा कि हम घर घर में गैस चूल्हा पहुंचाएंगे, घर घर में गैस बांटेंगे, डीजल पेट्रोल बांटेंगे। अनायास सपना दिखाते रहे लोगों को। लोगों को गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया आपको। लोगों को, हमारे मधेश में किसानों को खाद नहीं मिलता है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया आपको। और गांव में खेत घर में, जिस देश में गैस ही नहीं है उस देश में आप कहते हैं कि चूल्हा में गैस पहुंचाएंगे। अगर आपने वादा किया होता कि मैं किसानों के खेत में सिंचाई पहुंचाऊंगा तो हम लोग सोचते कि शायद आज आप अच्छा कर रहे हैं। आपने क्या किया, जो संघीयता था उस संघीयता को भी आप खत्म करने के काम किए। कैसे, जो अधिकार प्रदेश सरकार को था वो अधिकार भी आप कटौती करने लगे। जो अधिकार स्थानीय सरकार को था वो स्थानीय सरकार के अधिकार को भी आप कटौती करने लगे। बजट डेवलपमेंट के लिए ग्राम में देना चाहिए था, बजट पालिका में देना चाहिए था, बजट प्रदेश सरकार को देना चाहिए था। वो सारा बजट आप केंद्रीकृत करके अपने पास रख लिए। जितना भी आपका नियुक्ति सब है सब आपने एकलौटी रूप से करना शुरू कर दिया। दूसरे को पार्टी को तोड़ फोड़ करने के लिए पार्टी का विभाजन का कानून आप लाते रहे। सबसे कमजोर आपको दिखाई दिया मधेसिया पार्टी, चलो भाई इसी को तोड़ते हैं। अरे भाई, मधेसिया पार्टी के 1-2 सांसद के तू जरूर तोड़ लेबा, लेकिन मधेसी पार्टी के मन के भावना तूड़े वाला नहीं खाई, तोरा विरोध में निरंतर रही। ये बात आप समझिए कि एक आध लोभी पापी कोई जनप्रतिनिधि होगा, अब कोई होगा, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं। लेकिन मधेश का जनता, मधेश के मिट्टी से, मधेश के भूमि से, मधेश के भावना से ओतप्रोत है। और वो भावना लोकतांत्रिक भावना है, वह भावना गणतांत्रिक भावना है, वह भावना
संघीयता युक्त का भावना है, वह भावना बराबरी का भावना है, वह भावना हिस्सेदारी का भावना है, वह भावना समावेशिता की भावना है, और उस भावना को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए जनता समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम लाया। खबरदार, अब आपको पता चल रहा है कि सर्वोच्च अदालत में मुद्दा गया है। माननीय सर्वोच्च अदालत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप संपूर्ण नेपाली जनता का आस्था और विश्वास का केंद्र है। सारा बुद्धिजीवी, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, देश के नागरिक समाज है, गांव में रहने वाला एक नागरिक भी आज सर्वोच्च अदालत की ओर आंख उठा के देख रहा है, उसका ध्यानाकर्षण है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत का फैसला क्या संविधान के अनुकूल आता है कि संविधान के प्रतिकूल आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस जनता के टैक्स का पैसा से देश चलता है, अदालत भी उसी जनता के टैक्स के पैसा से चलता है। इसीलिए वह भी, वहां का भी जो है सो वर्डिक्ट, वहां का भी आदेश, वहां का भी व्याख्या संवैधानिक व्याख्या होना चाहिए। हम लोग ये बात को मानते हैं। संविधान का व्याख्या अनुरूप देश आगे बढ़े। देश में राजनीतिक रूप से दो सर्वोच्चता होती है, एक संवैधानिक सर्वोच्चता और दूसरा संसद का सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बाहर किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में स्वच्छंद तरीका से, व्यक्तिगत रूप में आत्मभूति हो करके निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो हमें ये बताना होगा कि हमने जो ये फैसला लिया है, प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, उनके कैबिनेट में जो फैसला लिया है, यह संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर है कि संसदीय सर्वोच्चता के आधार पर है। मुझे लगता है कि यह न संवैधानिक सर्वोच्चता के आधार पर है, न यह संसदीय सर्वोच्चता के आधार पर है। ये निहायत व्यक्ति के एक मानसिक दिवालियापन के कारण यह जो है सो फैसला आया है। इसीलिए हम आप लोगों को, हमारी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, बिहार हमारे पांचों जो ऊपर वरिष्ठ नेता हैं, महंत ठाकुर जी, उपेंद्र यादव जी, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी, अशोक जी, राजेंद्र महतो जी, शरद सिंह जी, जितने भी हमारे नेता हैं, सभी नेतागण और उनके एक नेतृत्व से, एक कार्यकारिणी के निर्णय से आज यह कार्यक्रम पूरे 77 जिला में हो रहा है। और सारे जिला में आप फेसबुक देखने वाले, मीडिया देखने वाले लोग देखिए कि सारे जिला में इसी प्रकार से अपार जन समर्थन इस मुद्दा को मिल रहा है। और इससे सर्वोच्च अदालत को एक, मुझे लगता है कि उनको भी एक देखने का एक दृष्टिकोण बनेगा, और पूरे सरकार को जो एक प्रकार से एकलौटी रूप से भाई भाई के झगड़ा में, पार्टी पार्टी के झगड़ा में, व्यक्ति व्यक्ति के झगड़ा में देश को जो उन्होंने बंधक बनाने का काम किया है, देश को एक विवाद के भूमरी में जो फंसाने का काम किया है, उससे भी सारी जनता उसको देख रही है। आपने देखा होगा अभी पूरे मधेश में हमारे लोग, हमारे मतलब मधेसी भाई बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, बॉर्डर खुलाने के लिए। देश में प्लेन चलने लगा इंटरनेशनल, देश में लोगों की आवत जावत की सुविधा हो गई, लेकिन हमारे जो बॉर्डर पर के जनजीवन है, शादी विवाह, आना जाना, हमारा दैनिक उपभोग का सामान, सारा चीज अभी अवरुद्ध है। और मधेसियों का कोई चिंता उनके पास नहीं है। अभी गेहूं का खेती होना शुरू हो गया, मोल नहीं है, खाद नहीं है, पटाने के पटहन के बाद उनको कोई चिंता नहीं है। विद्यालय नहीं चल रहे इतने दिन से, उस बच्चों का शिक्षा का क्या होगा, इनका कोई चिंता उनके पास नहीं है। और चिंता है उनको कि जनता ने जो बना दिया संसद, उसको विघटन कर दीजिए और फिर अरबों रुपया लगाइए, इसमें अपना अट्टा पट्टा चट्टा को सबको रखिए और इसका हिसाब किताब मिना मजूरी कीजिए, इसी पर उनका ध्यान है। इसीलिए मेरा एक से आप सभी आदरणीय जन समुदाय से यह अपील है पार्टी की ओर से कि पार्टी ने जो ये कार्यक्रम लाया, इसमें जो आप अपार
सहभागिता दिखाए, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। और आप पूरिए, हम लोग इंतजार करें कि अगर इससे भी सरकार नहीं चेती, इससे भी केपी ओली जी का चेतना का विकास नहीं हुआ, तो इससे भी कड़ा कार्यक्रम पार्टी लाएगी और जनता को मनोभावना से, जनता को हृदय के विपरीत किसी को भी आगे बढ़ने का स्थिति नहीं है। इस बात का हम लोग निरंतर उनको जो है हटाएंगे और जो भी परिस्थिति बनेगा, हमारी पार्टी एक परिपक्वता के आधार पर, एक लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता के आधार पर, एक हमारे जो जन आंदोलन से, मधेश आंदोलन से और विभिन्न आंदोलन से जो उपलब्धि हमने हासिल किया है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक अवस्था, उसे भी हम लोग बचाने का, उसे अंतिम समय तक रक्षा करने का जो हम लोगों ने एक प्रण लिया है, उसे के लिए हमको संघर्ष करना है। आप तमाम सभी आदरणीय जन समुदाय को, जो इस कार्यक्रम में आए, सहभागी हुए, पार्टी के ओर से, पार्टी केंद्रीय कार्य समिति, पार्टी प्रादेशिक समिति, प्रादेशिक जिला कमेटी, विभिन्न नगर समिति, पालिका समिति की ओर से आप तमाम साथी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और फिर से आशा रखते हैं कि आगामी दिन में इस प्रथम चरण का कार्यक्रम आज 12 गते तक था, फिर जो कोई भी कार्यक्रम आएगा हम लोग मिल करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि मधेसी जनता के, नेपाली जनता के जो है सो उपलब्धि को भंग करने का, उपलब्धि को समाप्त करने का, उस उपलब्धि को ध्वस्त करने का किसी को अधिकार नहीं है। कल भी जो प्राप्त हुआ था, कल भी जो हम प्राप्त किए थे, वो राजा से लड़ करके लाए थे लोकतंत्र, और उपलब्धि गणतंत्र लाए थे सभी। अभी जो पार्टी है एग्जिस्टिंग पार्टी, उनसे लड़ करके हम लोग गणतंत्र लाए थे, उनसे लड़ से हम लोग संघीयता लाए थे। तो ये जो उपलब्धि है हम लोग को बड़ी मुश्किल से और ये प्राप्त हुआ है, तो मुश्किलात के अवस्था में भी हमें इसकी रक्षा करनी होगी। संघीयता हमने लाया है, लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता के लिए हम नेतृत्व किए हैं, गणतंत्र के लिए हम नेतृत्व किए हैं, तो इसे बचाने के लिए भी हमें नेतृत्व करना होगा, हमें आगे आना होगा, तभी ये उपलब्धि की रक्षा होगी। और आप तमाम युवा साथी जो यहाँ आए, पत्रकार साथी जो कल भी आंदोलन के समय में लाठी खाते थे हम लोगों के साथ, इनका भी कैमरा फूटता था, और तमाम सभी साथी लोगों को भी फिर एक बार से मैं चाहूंगा कि इस उपलब्धि के रक्षा में हम लोग आगे आवे। और केपी ओली जी ने जो अनधिकृत रूप से अत्यंत असंवैधानिक, अत्यंत अलोकतांत्रिक गतिविधि, तानाशाही प्रवृत्ति से जो गतिविधि संचालन किया है, उसको ये फिरता करे और देश को एक सहज बाटों में जाने का एक निकास दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा होता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधेश।